लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। हमने कल एंड कहाँ पे किया था? हम कॉस्ट फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं कि हम फ्यूचर की कॉस्ट को प्रिडिक्ट करेंगे यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। हमने पहला मेथड हाई लो मेथड कंप्लीट किया हैंड आउट से। हम प्रैक्टिस सेशन में जब जाएंगे हम दोबारा हाई लो मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। अब हाई लो मेथड में मैं आपको ये कहता था, जैसे कि आपके सामने यही इलस्ट्रेशन जो आपको नजर आ रही है जो हमने कल की थी एक्टिविटी 10, इसमें हमने हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल को कंसिडर किया था। रेस्ट ऑफ द डाटा को हमने इग्नोर कर दिया। यानी ये ऐसा ही हुआ कि एक डाटा जो हमें दिया गया उसमें से हमने सबसे हाईएस्ट लेवल को देखा, सिर्फ सबसे लोएस्ट लेवल को देखा। जो इनके दरमियान का डाटा था हम उसे इग्नोर करते रहे। ये ऐसे ही है कि मैं एक क्लास में सिर्फ उस स्टूडेंट से पूछ के कहूं कि सबको समझ आ गई है जो बहुत लायक है, यानी वो हाईएस्ट स्कोर वाला बंदा है, मैं उसी से पूछूं और मैं अज्यूम कर लूं सबसे समझ आ गई। इसी तरह जो सबसे लोएस्ट है मैं उसको कंसीडर करूं, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्लास है मुझे उन्हें भी कंसीडर करना है। यानी अगर समझ आने वाले को मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता जाऊं तो बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे कि अगर इसको समझ नहीं आ रही तो हमारा क्या कसूर है, हमें तो आगे पढ़ाया जाए। तो ये इसी तरह हाई लो मेथड जो है इसमें भी हाई लेवल और लो लेवल को कंसीडर करके हम बाकी की ऑब्जर्वेशंस को निग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। और यही इस मेथड का ड्रॉबैक है कि इसके नतीजे में जो आंसर आएगा वो रिलायबल नहीं होगा। यानी हम इसके नतीजे में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स करते हैं ना, तो ये जो a है ये b है, ये सिर्फ हाई और लो पॉइंट को कंसीडर करके बनाया गया है, ना कि पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर करके, पूरे डाटा को कंसीडर करके। तो ये जो आंसर आएगा ये मोस्ट रिलायबल नहीं है, लेकिन ये एक वेरी बेसिक टेक्निक है कि हम इस तरीके से फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस मैं आपके सामने स्क्रीन पे पढ़ रहा हूं। The main advantage of the high and low method is that it is easy to understand। कि आसान सा है कि एक हाई लेवल ले लो, लो लेवल ले लो, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लो, तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज है। लिमिटेशंस क्या है? इट रिलायज ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। हर वो चीज जिसको आप हिस्ट्री की बेस पे असेस कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे असेस कर रहे हैं, तो वो जो हिस्टोरिकल डाटा है, हिस्ट्री इज नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। आप बात याद रखिएगा, कभी भी जो पास्ट है वो गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ये हमेशा ऐसे ही होगा। आपको बिल्कुल आपके लेवल की एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मैट्रिक में 90% नंबर लिए होंगे, तो एफएससी में 90 नहीं आए, तो इट मींस पास्ट परफॉर्मेंस इट इज नॉट अ गारंटी फॉर अ फ्यूचर परफॉर्मेंस। आपने एफएससी में 80% नंबर लिए, आईसीएमए में एडमिशन ले लिया, यहाँ पे 50% भी नहीं आए, तो ऐसा हो जाता है। तो इट मींस पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट हिस्ट्री इज नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर। तो ये जो पहला पॉइंट था इसका ड्रॉबैक ये है कि दिस रिलाइज ऑन हिस्टोरिकल डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। इट अज्यूम्स दैट एक्टिविटी लेवल्स आर ओनली फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट। बिल्कुल सही है, हमने यहाँ पे एक्टिविटी लेवल को कंसीडर किया कि एक्टिविटी लेवल की वजह से कॉस्ट चेंज होती है। नहीं, कभी कभी अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं, अदर फैक्टर्स। तो ये अदर फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करता। अदर फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? दिस माइट बी इन्फ्लेशन। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्हें पता है इन्फ्लेशन क्या होता है, एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। कि एक चीज अगर साल पहले 10 रुपए की थी, 12 की हो गई है, तो कॉस्ट में फर्क इसलिए भी पड़ सकता है, इन्फ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेटेड हो गई है। और इसी तरह कॉस्ट कम भी हो सकती है। जैसे अभी करंट सिनेरियो में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडी अनाउंस की है इलेक्ट्रिसिटी पे और गैस पे, यूटिलिटीज पे सब्सिडी अनाउंस हुई है। अब वो रेट कम हो गया तो आपने कंजम्पशन उतनी ही की लेकिन रेट कम हो गया, तो ये अदर फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर करके फोरकास्टिंग कर रहे हैं, एंड दैट फैक्टर इज द एक्टिविटी लेवल। नो अदर फैक्टर इज अंडर कंसिडरेशन
इन दिस मेथड। और वजह क्या है, क्योंकि हम बिहेवियर पढ़ रहे थे ना, तो बिहेवियर में हमने अजम्पशन ली थी ceteris paribus, all other things will remain the same except activity level। तो हमने खुद ही अजम्पशन ली हुई है, उसी अजम्पशन के तहत ये चीज यहाँ पे भी चल रही है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली एक बिजनेस की फोरकास्टिंग कर रहे होंगे तो हमें इन्फ्लेशन को भी देखना है, हमें एक्टिविटी लेवल को भी देखना है, और मैं एक जनरल टर्म आपको बता देता हूँ, अदर नोन चेंजेस, कि हर वो चीज उसको अकाउंट फॉर करेंगे जो हमें पता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई सब्सिडी आ गई है तो उसको भी अकाउंट फॉर करना है आपने। और इसी तरह आजकल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हो रही हैं, अब पेट्रोल का रेट कम होगा, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अदर नोन चेंजेस में कवर करेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बुक्स में, एग्जाम में हम ये सारी चीजें इग्नोर कर रहे हैं। इट यूजेस ओनली टू वैल्यूज, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सिर्फ हाईएस्ट को और लोएस्ट को कंसीडर करता था, तो बाकियों को कंसीडर नहीं करता। और फिर ये बल्क डिस्काउंट में बी अवेलेबल फॉर परचेजिंग रिसोर्सेज इन लार्ज क्वांटिटीज। बल्क डिस्काउंट, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट बेसिक में डिस्कस हुआ होगा, नहीं जिनको पता उनको मैं अभी बता देता हूँ। जब हम किसी से बल्क में परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम करंटली बाय कर रहे थे रॉ मटेरियल, सपोज कर लें कि 10,000 kgs, हम जब भी खरीदते थे हमारा ऑर्डर साइज 10,000 kg होता था, और वो बंदा हमें चार्ज करता था ₹10 पर kg। तो उसने हमें कहा कि अगर आप मेरे से 30,000 kg इकट्ठा बाय करें, अगर ऑर्डर साइज आप जो है वो 30,000 kg का कर दें, तो मैं आपको जो रेट चार्ज करूंगा ना, वो रेट मैं आपको 8 रुपीज का चार्ज करूंगा। तो ये भी प्रैक्टिकली होता है कि जब हम बल्क परचेजिंग की तरफ जाते हैं तो वो बल्क परचेजिंग पे डिस्काउंट मिलता है, तो हमने उसे कंसीडर नहीं किया। तो ये वो अदर फैक्टर्स ही थे, अदर नोन चेंजेस, यानी ये वो वाली चेंजेस हैं जिनका हमें एज अ फोरकास्टिंग एक्सपर्ट पता होना चाहिए। तो ये अदर नोन चेंजेस को हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी लेवल के लिहाज से ही करना है। तो ये आपको थ्योरेटिकली, अब ये सवाल आपको कैसे पूछा जा सकता है कि क्या हाई लो मेथड बल्क डिस्काउंट को कंसीडर करता है, तो आंसर क्या होगा, नो। क्या हाई लो मेथड होल पॉपुलेशन को कंसीडर करता है, आंसर होगा नहीं, इट कंसीडर ओनली हाईएस्ट एंड लोएस्ट। फिर इन्फ्लेशन को कंसीडर करता है, नो, ये सिर्फ एक्टिविटी लेवल की वजह से कॉस्ट का इफेक्ट कैलकुलेट करता है। अब हमने जिस दिन फोरकास्टिंग स्टार्ट की थी, हमने कहा था 3 मेथड्स हैं, एक हाई लो मेथड, दूसरा लीनियर रिग्रेशन, तीसरा स्कैटर्ड ग्राफ। अब हम अगले मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं और वो है रिग्रेशन एनालिसिस। जिन्होंने बिजनेस मैथ स्टैट का पेपर पढ़ा ऑपरेशनल लेवल 2 में, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में ये चीज पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको आज उनसे अच्छी समझ आ जाएगी। लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन एनालिसिस और लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, दो नाम है। लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन एनालिसिस भी कहते हैं और लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस भी कहते हैं। ये जो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की इक्वेशन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। नॉर्मली जब आप किताबें देखते हैं तो हाई लो मेथड में वो ये इक्वेशन यूज नहीं करता, जो मैंने हाई लो में यूज करा दिया, तरीका वही होता है। लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं स्टूडेंट को एक ही तरीके से सब कुछ करा देता हूँ ताकि आप पे बर्डन कम आए। तो मैंने ये इक्वेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है, a इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब ये क्या चीज है, ये भी मैथ की टर्मिनोलॉजी है। हमने जिस दिन ग्राफ पढ़े थे हमने कहा था x एक्सिस पे यूनिट्स लेने, y एक्सिस पे कॉस्ट लेनी है,
और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ये था कि फिक्स्ड कॉस्ट होगी और फिर उससे ऊपर वेरिएबल कॉस्ट चलेगी। ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट को शो करता था, ये ऊपर वाला पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट को शो करता था, और ये जो टोटल पोर्शन है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड कॉस्ट की रीडिंग है। अगर ये डॉलर फिगर है तो ये बता रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, और इसको हमने नाम दिया हुआ है ए। अब ये जो पॉइंट ए है ये वाई को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया ए क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, बी ग्रेडियंट। अब जिन्होंने मैथ पढ़ा है उनको ये पता है कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है मैट्रिक में या एफएससी में। ग्रेडियंट मैथ वाले कहते हैं कि टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। यानी अगर मैं इस लाइन का डिग्री फाइंड कर लूं कि कितने डिग्री का ये एंगल है, और उस वैल्यू पे मैं टेंजेंट थीटा जो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करते थे, तो वो टेंजेंट थीटा इज द ग्रेडियंट। लेकिन हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी, इसलिए हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे कि हमारे पास वो एक मेजरिंग के लिए टूल हो जो हमें बताए कि कितने डिग्री का ये एंगल है, उस एंगल का टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कर लें तो वो ग्रेडियंट आ जाता है। तो हम उस कम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे। अच्छा, और इनको याद होगा जिन्होंने एफएससी में लाइंस वाला चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे ये पढ़ाया जाता है कि ये जो ग्रेडियंट होता है इसे टेंजेंट थीटा भी कहते हैं और इसको स्लोप ऑफ द लाइन भी कहते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन यानी इस लाइन की स्लोप क्या है। अब स्लोप फाइंड करने के लिए मैं आपको अपनी नोटबुक पे जाके इसी ग्राफ को जरा थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, ये वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट्स हैं, कॉस्ट है। अगर हमने लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, बच्चों गौर से सुनिएगा और स्क्रीन को जरूर देखें। हमने इस लाइन पे 2 पॉइंट लेने हैं। एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया। मैंने इस लाइन पे 2 पॉइंट्स ले लिए। अब मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस पे, तो ये 0 है तो ये कोई वैल्यू होगी, इसे x1 कह देते हैं। इसी तरह ये जो पॉइंट आएगा ये x2 हो जाएगा, और ये जो y एक्सिस पे पहला पॉइंट बनेगा इसे y1 कहेंगे, और ये जो दूसरा पॉइंट बनेगा इसे y2 कहेंगे। मैं रिपीट करता हूं, मैंने एक लाइन ली, उस लाइन पे 2 पॉइंट्स अपनी मर्जी के लिए, उन 2 पॉइंट्स पे मैंने एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस पे भी। और एफएससी में आप पढ़ के आए हैं कि जो स्लोप ऑफ द लाइन है, किसी भी लाइन की जो स्लोप फाइंड करनी है, वो 2 पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ी होगी कि 2 पॉइंट ले लो और जो स्लोप होगी वो स्लोप इक्वल हुआ करेगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यानी y एक्सिस पे जो बड़ी फिगर है उसमें से छोटी फिगर माइनस कर दो तो वो डिफरेंस आ गया चेंज, और एक्टिविटी लेवल भी बड़े में से छोटा माइनस कर दो तो वो आ गया यूनिट्स का डिफरेंस। तो अगर आपको कल वाला फॉर्मूला याद हो, हाई लो मेथड में जो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करते थे तो क्या होता था, कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल डिवाइडेड बाय हाई लेवल माइनस लो लेवल। तो देखें ये यही चीज नहीं बन गई, हाई लेवल की कॉस्ट y2, लो लेवल की कॉस्ट y1, x2
हाई लेवल, x1 लो लेवल। तो इट मींस हमें ये पता चला कि जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो वेरिएबल कॉस्ट ही है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो स्लोप ऑफ द लाइन हुआ करेगी, स्लोप ऑफ द लाइन विल बी नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। एमसीक्यू मिल गया एग्जामिनर को एक बनाने के लिए कि स्लोप ऑफ द लाइन जो होती है वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या है, तो पूछ ले। और अब हमें पता चल गया है, दुआ होगी हमारी कि जरूर आए ये एमसीक्यू कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। और अगर वो पूछ ले कि वाई इंटरसेप्ट जो है वो किस चीज को शो करता है, तो वाई इंटरसेप्ट किसे शो करता है, ए को। और ए क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक दूसरा एमसीक्यू भी मिल गया एग्जामिनर को और हमें उसका जवाब भी मिल गया कि वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है जिसे हमने ए का नाम दिया है, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो ये जो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन, दिस इज y इंटरसेप्ट। और जिन्होंने एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ा है उन्होंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एफएससी में आप स्लोप m कहते थे, मैंने आज उसे बदल दिया b के साथ, c इंटरसेप्ट होता था उसे हमने ए के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये बेसिकली कुछ नया नहीं आपने पढ़ा, बस आपने जो चीजें पहले पढ़ी हुई थी वहां पे आपने उन्हें कैलकुलेशन करना सीखी थी। आज हम उनकी बिजनेस एप्लीकेशन कि उस चीज को बिजनेस में कैसे अप्लाई करते हैं। सो हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि अगर हमें फोरकास्टिंग करनी है तो हमें ये दो चीजें दी होनी चाहिए, ए और बी। ए फिक्स्ड कॉस्ट और बी वेरिएबल कॉस्ट। क्यों वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज से, तो ये टोटल जो है ये वेरिएबल पोर्शन बन गया। और ये चीज किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये वही है, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। जिस तरह एफएससी में सी कहते थे, सी फॉर कांस्टेंट। तो ये जो ए है ये कांस्टेंट फिगर है और एक्स एक्टिविटी लेवल है, और बी से मल्टीप्लाई होके वो वेरी करता है, इसलिए ये जो पोर्शन है ये वेरिएबल पोर्शन कहलाता है। और ये पहला पोर्शन वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को शो करता है। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन गई जो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला पोर्शन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बन गया। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है जब वेरिएबल में ऐड होती है तो ये y बन जाता है, और ये कहलाता है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये बातें आपको ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताई हैं, लेकिन आज मैंने उनको ग्राफ से लिंक किया है कि ग्राफ में ग्राफिकली ये चीज क्या शो करती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको हैंडआउट्स पे वापस लेके जाता हूं। डिस्कस कर लेते हैं इसे। अब रिग्रेशन में हमने बी कैसे फाइंड करना है और हमने ए कैसे फाइंड करना है। हाइलो मेथड में हमने बी इस तरीके से फाइंड किया था और ए कैसे फाइंड करते थे वो भी आपको पता है। अब रिग्रेशन में हमने ए किसी और तरीके से फाइंड करना है, बी किसी और तरीके से फाइंड करना है। अब वो मैं आपको मेथड सिखाता हूं जी, रिग्रेशन वाला जी। अब बी फाइंड होगा इस मेथड से, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लग रहा होगा आपको, अभी मैं इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसी तरह ए जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है इस फार्मूला से, ए इज इक्वल टू वाई बार, इसको वाई बार पढ़ते हैं, एवरेज भी इसको कह सकते हैं, और बी एक्स बार। इन दो तरीकों से हमने ए और बी फाइंड करना है, तो वो रिग्रेशन एनालिसिस हो जाएगा। अब एक्टिविटी 11 रिग्रेशन की है जी। अब आपने नहायत अटेंशन के साथ इस एक्टिविटी को समझना है। ये एक एक्टिविटी हम करेंगे, उसके बाद हमें किसी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। डेटा क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ 6 मंथ्स आउटपुट, मंथ 1 2 3 4 5 6, 6 महीनों का डाटा है, यूनिट्स दिए हुए हैं, कॉस्ट दी हुई है। कैलकुलेट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। अब ये टर्म देखें, लाइन ऑफ बेस्ट फिट,
हमने लाइन बतानी है जो बेस्ट फिट करे इस डाटा के साथ, कौन सा मेथड यूज करके, रिग्रेशन एनालिसिस यूज करके, और वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट वही है y is equal to a plus bx. दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लेकिन डाटा अब हाई लो से नहीं करना, रिग्रेशन से सॉल्व करना है। तो रिग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो हमें पता है a किस तरीके से फाइंड होना है, b किस तरीके से फाइंड होना है। अब हमने फार्मूला पढ़ा b का, मैं यहां पे साइड पे ही कैलकुलेट कर देता हूं। b इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अब जिन्होंने तो मैथमेटिक्स को पढ़ा हुआ है उनको लिए तो ये मसला नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी आईसीएमए में पहला सेमेस्टर है उनको ये टर्मिनोलॉजी हो सकता है भूल चुकी हो, तो मैं अब आपको बताता हूँ। समीशन का मतलब होता है जमा करना, ऐड करना। इसका मतलब है कि अगर मैंने इसे x कहा है और कॉस्ट को y कहा है, तो अगर मैं इन सारी कॉस्ट को ऐड कर लूं तो ये जो आंसर आएगा दिस विल बी समीशन x। और अगर मैं y सारों को ऐड कर लूं तो ये जो आंसर आएगा इसे नाम देंगे समीशन y। तो अगर हम 80 प्लस 60 प्लस 120 करें तो समीशन ऑफ x जो है वो 450 है। तो इसे वहां पे यूज करेंगे जहां पे इसकी जगह है। स्क्रीन पे देखिएगा, समीशन x जो है वो 450 है, वो हमने यहां यूज करना है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है समीशन y से। तो y का जो सम है वो भी आपको मैंने दे दिया 4050, तो मल्टीप्लाई करना है 4050 से, तो ये पोर्शन बन गया। n क्या चीज है? n गौर से सुनिएगा, एमसीक्यू में भी वो पूछता है। n is the number of pairs of data. I repeat, n is the numbers of pairs of data. तो कितने पेयर्स हैं? ये 6 पेयर हैं, 1 2 3 4 5 and 6. So n is 6. तो यहां पे 6 लिखा। अब ये चीज मल्टीप्लाई किससे हो रही है? समीशन एक्स वाई से। अब गौर से स्क्रीन पे देखिएगा, क्या ये समीशन एक्स वाई और ये चीज बराबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो चीज है इसमें समीशन एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं समीशन वाई से, जैसे कि हमने किया। और ये जो चीज है ये है एक्स वाई का समीशन। इट मींस आई नीड टू वर्क फॉर एक्स वाई। मैं एक्स वाई का एक कॉलम बनाऊं। एक्स वाई कैसे होगा? एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें, तो जो x को y से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 80 इंटू 730 वो हम यहां लिखेंगे। इसी तरह 60 इंटू 610 हम यहां लिखेंगे। और एट द एंड हम इन सब का जब सम लेंगे तो ये बनेगा समीशन एक्स वाई। तो क्वेश्चन में समीशन एक्स वाई भी मैंने लिख दिया 326,500। 326,500। तो इस पोर्शन को सॉल्व करना है, फिर इस पोर्शन को, दोनों का लेना है डिफरेंस। अब हम आ जाते हैं बेस में। n is 6, समीशन x स्क्वायर, और ये है समीशन x का स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये चीज तो बनेगी 450 का स्क्वायर। ये जो समीशन x का स्क्वायर लेना है, तो समीशन x 450 था, 450 का स्क्वायर लिया। अब ये है x स्क्वायर, तो इसका मतलब है मुझे एक कॉलम बनाना है जो कि x स्क्वायर होगा। तो उसको मैं इधर बना लूं या इधर बना लूं। आपको पता है कि ये आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड है, इसमें आपको इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आना। मैं आपको आखिर पे इसका कैलकुलेटर से आंसर डायरेक्ट निकालना भी सिखाऊंगा ताकि आप पेपर में टाइम बचाएं। लेकिन एक सवाल मैं आपको कंप्लीट इसलिए करवा रहा हूं कि आपके जहन में इसकी कंप्लीट वर्किंग जरूर होनी चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरीके से सॉल्व होता है। बाद में तो हम जस्ट कैलकुलेटर से विद इन 1 मिनट आंसर निकाल लिया करेंगे, ए का भी बी का भी। जी, तो एक्स स्क्वायर एक कॉलम बनेगा, तो 80 का स्क्वायर लेंगे तो वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन सब का हम जब सम लेंगे तो वो होगा समीशन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को हमने जब सम किया तो वो बना 38,300। अब आपने इसे सॉल्व करना है, तो जरा मुझे सॉल्व करके आंसर बताएं, फाइनल आंसर बी का। मैं अपने कैलकुलेटर पे कर लेता हूं, आप मुझे इसको कैलकुलेट करके आंसर बताएं। शाबाश, मैंने कमेंट्स देख लिए हैं जी। जी, तो ये 5 आंसर आ गया बी का। अब ये 5 क्या है, डाटा में देखें कि ये जो कॉस्ट थी ये किस करेंसी में थी, ये रुपीज में है, तो ये रुपीज हो गई। और इस बी को हमने नाम दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट का, तो ये पर यूनिट आंसर आ गया। सो बी हमने फाइंड कर लिया, ₹5 पर यूनिट। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है ए। अब रिग्रेशन में ए किस तरीके से फाइंड करना है उसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने शो करवाया था, y बार माइनस बी एक्स बार। तो यहां ये तो तय हो गया कि जब तक b नहीं निकलेगा a नहीं निकल सकेगा, तो पहले आपने हमेशा b का आंसर निकालना है इस फॉर्मूला को यूज करके। अब हम अगली बात पढ़ते हैं कि ये चीजें क्या है, y बार और x बार। y बार हम एवरेज को कहते हैं। एवरेज करना हो किसी भी चीज का तो उसका मतलब होता है कि आप उसे सम कर लें और n से डिवाइड कर दें तो वो एवरेज हो जाता है। माइनस बी और x बार का मतलब है कि आप x को जमा कर लें और n से डिवाइड कर दें। तो हमने ऑलरेडी समीशन y और समीशन x दोनों निकाले हुए हैं। 4050 divided by 6, n was 6, minus b is 5 into summation x 450 divided by 6। इसको सॉल्व कर लें। इसका आंसर मुझे बताइएगा।
300, शाबाश, मैंने कमेंट्स देखे हैं, 300 आंसर आ गया। अच्छा, अब ये 300 क्या चीज थी? ये वाई को शो, ये टोटल कॉस्ट को शो कर रहा है। तो अगर आप डाटा देखें तो इस डाटा में ना 3 जीरो राउंड हुए थे। सारे लोग स्क्रीन पे देखें, इस डाटा में 3 जीरो राउंड किए थे, यानी ₹1000। तो इट मींस ये जो फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर है, ये जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने 1000 राउंड किया हुआ था, तो ये मल्टीप्लाई होके ये बनेगा। क्योंकि डाटा में 30 राउंड किए थे, यानी 1000 राउंड किया था, तो जो आंसर आया फिक्स्ड कॉस्ट का, मैंने उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि अगर 1000 राउंड ना किया होता तो ये क्वेश्चन की फिगर जीरोस बहुत ज्यादा बन जाने थे, तो इसलिए राउंड किया हुआ था। तो आपने याद रखना है कि अगर राउंडिंग हुई हुई है तो आपने एट द एंड आके फिक्स्ड कॉस्ट का जो आंसर है उसे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना, अगर 1000 राउंड है। तो जब आपने ए और बी फाइंड कर लिया तो उसके बाद आपने बस लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है। और लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है? a plus bx. a is 300,000 प्लस 5x। तो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई। किस मेथड को यूज करके? रिग्रेशन को यूज करके। तो इस पूरे सॉल्यूशन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, ए और बी की कैलकुलेशन। ये पेज नंबर 14 पे एक्टिविटी थी, ये उसका सॉल्यूशन है। ए और बी को कैलकुलेट किया और उसको हमने एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना दी। ये जो लाइन आई इसका नाम है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस हमने स्टार्ट किया आज। अभी हमने इस पे बड़ी बातें करनी है, ये बेसिक था। तो होप्स हो कि आपको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a और b फाइंड करना आ गया होगा। और सीबी में आपको इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको सारी चीजें, या तो वो जिस तरह मैंने इधर सॉल्यूशन में सब कुछ सम वगैरह दे दिया था, ये देखिए, ये सम क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि आपको सारी चीजें दे दी जाएं, जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है, क्योंकि एग्जामिनर हर सवाल टाइम के हिसाब से आपको देता है। पेज नंबर 15, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपके पास दिया हुआ है मैंने, कि ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। 1000 से तब मल्टीप्लाई होता है जब राउंडिंग हुई हो, तो हमने उसे फिलहाल इग्नोर किया हुआ है। तो अगर वो 1000 नहीं है तो कोई इशू नहीं, अदरवाइज उसका जो असल करेक्ट आंसर है वो 300,000 ही है, क्योंकि वो 3 जीरो डाटा में राउंड थे कॉस्ट के। तो ये 300 जो है 300,000 हो जाएगा, और ये इक्वेशन जो है वो वही बन गई 300,000 प्लस 5x। ये वो कॉस्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन किया है कि y क्या है, a इंटरसेप्ट है, b वेरिएबल कॉस्ट है, ग्रेडियंट होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं आपको जब इधर खुद से पढ़ा रहा था, बोर्ड यूज़ कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। और मैंने आपको उसको मैथमेटिक्स के साथ स्लोप भी लिंक कर दिया। और स्लोप में मैंने बताया कि एग्जामिनर एमसीक्यू थ्योरेटिकल पूछ सकता है कि एक लाइन किस चीज को शो करेगी, वो वेरिएबल कॉस्ट को शो करेगी, और जो वाई इंटरसेप्ट है वो किस चीज को शो करेगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट को शो करेगा। तो ये पेज नंबर 16 में वही सारी चीजें बताई हुई हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमने को क्लियर करना है सिर्फ कुछ पिक्चर्स देख के। अच्छा, सीबी में आपने ग्राफ नहीं बनाना, आपको ग्राफ दिखाया जाएगा, आपने सिर्फ उस ग्राफ से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। तो आप इस स्क्रीन को देखें। सबसे पहले आपको इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 5000 प्लस 10x। अब मुझे जरा बताएं 5000 किस चीज को शो कर रहा है? जी बताइए, 5000 किस चीज को शो कर रहा है?
शाबाश, ए फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, ये जो 10 है, 10x लिखा हुआ है ना, तो ये 10 किसको शो करता है? वेरिएबल कॉस्ट को, शाबाश, और x एक्टिविटी लेवल को। तो ये देखें, ये y इंटरसेप्ट है, ये उसने B10 यानी स्लोप ऑफ द लाइन, वो वेरिएबल कॉस्ट है, और x की जगह पे कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो आंसर आता जाएगा। अब आपको जी सीबी में इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। एक्टिविटी 12 कहता है कॉस्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8000 प्लस 40x, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? मुझे पूरा यकीन है कि सबको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 8000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? तो जो x के साथ लिखा होता है वो वेरिएबल कॉस्ट है, तो वो 40 है जी पर यूनिट। और फिर कहता है कि मुझे कॉस्ट बता दें 200 यूनिट की, तो कोई मसला नहीं है, 200 यूनिट की कॉस्ट निकल आती है अभी। 8000 प्लस 40 इंटू 200, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16,000, तो यहाँ पे 16,000। सीबी में बेसिकली एप्लीकेशन आनी है। मैं आपको डायरेक्ट भी ये सवाल करा सकता हूँ कि आपको तो यही चाहिए, लेकिन मैंने आपको पूरी डेप्थ बताई है कि ये चीज इस तरीके से होनी है। एक्टिविटी 13, y is equal to 1488 plus 20x। अब जरा रिक्वायरमेंट देखें कैसे घुमा के पूछी है। द लाइन वुड क्रॉस द y एक्सिस एट अ पॉइंट, कहता है लाइन y एक्सिस को कहां पे टच करेगी, यानी अगर ये लाइन है तो ये y एक्सिस को कहां पे टच करेगी। अब हमें सबको पता है कि कहां पे टच करती है, a पे, और a को फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, तो a की जगह पे उसने क्या लिखा हुआ है, 1488, तो यहां पे लिखेंगे 1488। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, कहता है लाइन का जो ग्रेडियंट है वो कितना है। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमें ग्रेडियंट का मतलब पता है, टेंजेंट थीटा या वेरिएबल कॉस्ट, तो इट मींस वो तो b है, तो ग्रेडियंट जो है वो 20 है। एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो ये हमें पता है। तो देखें क्या ये मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने आपको उसकी पूरी डिटेल ना बताई होती तो आप इस सवाल का जवाब कैसे देते। तो इसीलिए दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है अगर आप उसे अंडरस्टैंड कर गए हैं। एक्टिविटी 14, if the total cost of the product is given as y is equal to 4800 plus 8x, the fixed cost is, ये पता है सबको, 4800, variable cost is 8, cost of producing 100 units, y is equal to 4800 plus 8x, 4800 plus 8 into 100। शाबाश, आंसर मैं देख रहा हूं जी, कितना हो गया ये, 5600। शाबाश। अब आज के करता हूं, हमने आज सीखा क्या। ऐसे तो सब कुछ पहले लिखा हुआ है, अब सिर्फ मैं समरी बता रहा हूं, मैं दोबारा लिखूंगा। हमने लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस सीखा, ये स्टैटिस्टिक्स की एक टेक्निक है। इसमें हमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी होती है, इसको हमने नाम दिया लाइन ऑफ बेस्ट फिट।
ए कैसे फाइंड करना है, बी कैसे फाइंड करना है। बी के लिए फॉर्मूला यूज होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। यहां से बी निकलेगा। जब बी आ जाए तो ए फाइंड करना है और ए का फार्मूला है समेशन वाई ओवर एन माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन। तो ये बी फाइंड करने का फार्मूला और ए फाइंड करने का फार्मूला। जब ए और बी आ जाए तो उसे पुट करना है और ए क्या चीज है, वाई इंटरसेप्ट है, यानी वाई एक्सिस को जहां पे ये टच करता है उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। और ये किस चीज को शो करता है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को शो करता है अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने पढ़ा बी। बी स्लोप ऑफ द लाइन है कि जो लाइन है उस लाइन की जो स्लोप है वो बी है और ये किस चीज को शो करती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट थीटा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आईसीएमए में वो ट्रिग्नोमेट्री से लिंक नहीं करता। अकाउंटेंट बन के ही सोचता है, मैथमेटिशियन बन के नहीं सोचना। तो हमें स्लोप ऑफ द लाइन का पता होना चाहिए। अब स्लोप ऑफ द लाइन, ये जो रिग्रेशन में हमने सब कुछ किया, अगर आप देखें, आप ऑब्जर्व करें तो हमने जो डाटा लिया एक्स और वाई का, वो डाटा जो है वो सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर कर रहा था ना। हमने ऐसा तो नहीं किया कि हाई को ले लिया लो को ले लिया। तो जो हाई लो मेथड का पहला ड्रॉबैक था कि ये हाई और लो को कंसिडर करता है, ये सारी पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं करता। तो ये इस मेथड ने इसे कवर अप कर लिया। यानी अब वो नहीं रहा कि हमने सिर्फ 2 पॉइंट दिए, एक वो जो एक्सट्रीम पे है, एक वो जो लोएस्ट पे है। हमने सबको देखा, हमने सारी ऑब्जर्वेशंस को सम किया। तो इस मेथड में वो ड्रॉबैक खत्म हो गया। लेकिन हमने इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया, हमने अदर चेंजेस को अभी भी कंसीडर नहीं किया। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी लेवल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से देख रहे हैं। तो ये चीजें, बाकी की ड्रॉबैक्स वही हैं, लेकिन इस मेथड ने आपकी जो हाई लो वाली रिजर्वेशन थी उसे खत्म कर दिया। इसने पूरी पॉपुलेशन को, पूरे डाटा को कंसीडर किया, इसलिए इस डाटे का रिजल्ट मोस्ट रिलायबल है। आई रिपीट, द रिजल्ट ऑफ दिस एनालिसिस इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू हाई एंड लो मेथड। तो हाई लो मेथड का जो रिजल्ट था वो इतना रिलायबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं किया। और ये वाला जो है ये रिलायबल है, इसने पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर किया है। सो द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ कैलकुलेशन forecasted cost is regression analysis। एक और थ्योरेटिकल एमसीक्यू आपको जो आ सकता है वो यही है, which of the following method is the most reliable? That is the linear regression analysis। तो reliability यानी किसका डाटा मोस्ट रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो मोस्ट रिलायबल है। तो मैं इसको भी यहां पे लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिएगा, मोस्ट रिलायबल और करेक्ट फोरकास्ट। नंबर 1, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, और इसका दूसरा नाम भी हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, लीस्ट स्क्वायर। सेकंड, हाई एंड लो। सेकंड नंबर पे हाई एंड लो है। और जो थर्ड मेथड है स्कैटर्ड ग्राफ, वो सबसे कम रिलायबल है। अभी तक हमने 2 मेथड्स पूरे कर लिए हैं, लीनियर रिग्रेशन
हाई लो मेथड, ये दोनों हमने कर लिए। हमने इसको अप्लाई करके भी देखा, 4-5 एक्टिविटीज हमने की ग्राफिकली, और फिर हमने इसके मुख्तलिफ MCQ टाइप क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब ये जो आगे वाली चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को एक नज़र देख लेता हूँ कि अगर आपका कोई पॉइंट है तो उसे कंसिडर कर लें। अच्छा जी, आज एक स्टूडेंट ने फिर कमेंट किया है कि आज मेरी पहली क्लास है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये बात काफ़ी लॉजिकल है कि अगर आपकी आज पहली क्लास है तो आपको वाकई समझ नहीं आएगा, लेकिन रिग्रेशन तो इंडिपेंडेंट था, वो आज हमने पढ़ा। अगर आप ज़हनी तौर पे ये अज्यूम करके बैठे हैं कि आज आपकी पहली क्लास है तो आपको समझ नहीं आने वाला, तो फिर आपको वाकई समझ नहीं आएगा। अब आपने करना क्या है, अगर आपकी आज पहली क्लास है तो अब आपको करना क्या है, आपको जो हैंडआउट्स मिले हैं उन हैंडआउट्स को पढ़ें। आपके पोर्टल में जो आपका ICMAworld.tv वाला पोर्टल है, जहाँ पे आप लॉगिन आईडी से एंटर होते हैं, वहाँ पे आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर चंद दिन तक मिल जाएंगे लेक्चर वाइज। तो वो आप टाइम निकाल के वहाँ से उन्हें सुने। मेरे सारे लेक्चर जो हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, अगर आप उनको ध्यान से सुन लें तो वो आपके लिए सफिशेंट है। उसके बावजूद अगर कोई मसला रह गया तो उसे हम फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे। अब आपने करना ये है कि आपने रेगुलर रह के पढ़ना है, कोई क्लास मिस नहीं करनी, और वीकेंड पे प्रीवियस लेक्चर को सुनना है। हैंडआउट्स अगर आपके पास नहीं है तो गूगल क्लासरूम का लिंक मैं आपको इंशाल्लाह आज नहीं तो कल भेज दूंगा, जिनको नहीं आया वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हैंडआउट्स भी, आउटलाइन भी और बुक्स भी। जब आप किसी भी चीज़ को क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, और उसे ओपन करने के बाद आप उस पे कर्सर को लेके जाएं, वहाँ पे आपको प्रिंट या डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। प्रिंट पे भी कनेक्ट अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी डाउनलोड हो जाता होता है सेव एज करके, तो आपको फाइल सारी बुक्स वहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी, हैंडआउट्स भी, बुक्स भी, किट भी। तो आप उनको पढ़ें। हमने बुक के लिहाज से ऑलमोस्ट 2 नहीं तो 1 चैप्टर तो जरूर कंप्लीट कर लिया है कॉस्ट क्लासिफिकेशन का। हैंडआउट्स में हमारे अभी 3 पेजेस रहते हैं, वो इंशाल्लाह अगले दिन पहली क्लास में हम उसे ख़त्म कर लेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और जो लिंक का मुझे बार बार कह रहे हैं वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं खुद से आपको इनविटेशन भेजूंगा, और मैंने सेंटर से, सारे सेंटर से डाटा मंगवाया हुआ है। वो डाटा मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और आपको पता है सेंटर मुझे वो डाटा देगा जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। तो होप्स हो कि सबका डाटा मेरे पास आ जाएगा, तो मैं आपको इनवाइट कर लूँगा। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, एक क्वेश्चन मुझे नजर आया है कि
मोस्ट रिलायबल ही है, चाहे दोनों में से कोई भी, तो ट्रेंड का मतलब कुछ और है। मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूं जो आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है हाई लो मेथड से। ये वाली एक्टिविटी 7, ये आपने हाई लो मेथड से किया है ना। 31 आंसर आया था वेरिएबल कॉस्ट का, और फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर 5760 है। आप इसको रिग्रेशन से करें, एक्टिविटी 7 को रिग्रेशन से करें। जो तरीका मैंने आपको आज बताया समीशन वाला, समीशन एक्स बनाएं, समीशन वाई बनाएं, फिर एक्स वाई का कॉलम बनाएं, उसका सम करें, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएं, उसका सम करें, और बी और ए का फॉर्मूला यूज करें। तो आप देखेंगे कि आंसर चेंज है। तो ए का आंसर चेंज हो गया, बी का आंसर चेंज हो गया। तो क्यों? क्योंकि हाई लो ने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए थे, इसलिए उनका आंसर कुछ और था। रिग्रेशन ने सारे पॉइंट्स लिए हैं, उसका आंसर कुछ और आएगा। तो आप सारे लोगों ने एक्टिविटी 7 को रिग्रेशन से करना है, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि सबसे अच्छा मेथड रिग्रेशन ही है, क्योंकि वो सारी ऑब्जर्वेशन को ले रहा है। ये ऐसे ही है कि एक टीचर अगर सारे स्टूडेंट्स को देख के क्लास पढ़ा रहा है कि मुझे किस लेवल पे जाके पढ़ानी है, तो सबको समझ आ जाएगी। और अगर मैं सिर्फ एक लाइक स्टूडेंट को फोकस करके पढ़ाऊं, तो मैं एक दिन में उतना काम करा सकता हूं जो मैं आपको 3 दिन में कराता हूं। तो मुझे पूरी क्लास को लेके चलना है, इसीलिए ये डाटा भी पूरे डाटा को कंसीडर करके रिग्रेशन आंसर निकालता है, ना कि सिर्फ 2 पॉइंट्स को। तो इसी वजह से लॉजिकली देखें तो रिग्रेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। आप इसे न्यूमेरिकली वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपने एक्टिविटी 7 को रिग्रेशन से करना है, और इसको करके देख लीजिएगा, आंसर आपका चेंज आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जी सर, 3 क्वेश्चन जो 10 मार्क्स वाले होते हैं, टोटल 30, वो इन मेथड के ही हैं। यार मेरे साथ साथ आप चलेंगे ना, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। जहां पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, जो लॉन्ग बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट चीजें सीखें, स्टार्टिंग है, आप चीजें सीखें। आपको जहां पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा मैं आपको लॉन्ग भी करवाऊंगा। जैसे मैंने रिग्रेशन का बताया है, तो रिग्रेशन की मैंने सारी वर्किंग कराई है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा कि एग्जाम में ये नजर आता है। अभी एग्जाम बहुत दूर है, अभी हमने कोर्स पढ़ना है, आप सिर्फ कोर्स पढ़े। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो हर तरह के सवाल हम करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराता हूँ तो सॉल्व होती है सारी, तो आप समझिए लॉन्ग है। अब इसे कंप्यूटर में किस तरह फीड करना है, याद रखिएगा, ICMA पाकिस्तान में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो आपकी जस्ट आपने वहां पे सिलेक्ट करना है या न्यूमेरिक एंटर करना है। आपने टेक्स्ट टाइप नहीं करना, आपने टाइपिंग नहीं करनी। टाइपिंग में जो आपसे इनपुट ली जाएगी वो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिक है, फिगर्स लिखनी है। जैसे अभी मैं आपके सामने एक्टिविटी में आंसर लिख रहा था, एक बॉक्स खाली नजर आ रहा था, मैंने उसके अंदर 4800 या जो भी आंसर आया मैंने वो लिखा। आपसे सिर्फ ये काम करवाया जाएगा। तो मैं आपको सारा ये समझाऊंगा। पेपर में जाने से पहले हम इसका डेमो करेंगे। तो आप अभी सिर्फ जितना मैं करवा रहा हूं उसको 100 पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, एक बच्चा एक एक मैसेज करे तो 100 बन जाता है। मैंने उसका अल्टरनेट ये सोचा है कि मैंने जैसे सेंटर से डाटा लिया है, मैं आपका सेंटर वाइज ग्रुप बनाऊंगा कि लाहौर सेंटर का अलहदा ग्रुप होगा, फैसलाबाद का अलहदा, इस्लामाबाद का अलहदा। तो उसमें होगा ये कि आप लोग भी स्कूल में रहेंगे, मैं भी स्कूल में रहूंगा। तो वो फॉर डिस्कशन आप
उस ग्रुप्स में वो ग्रुप मैं खुद ही बना लूंगा, आप लोग बेशक ना बनाएं, मैं खुद ही बना लूंगा, मैं आप सब लोगों को ऐड कर लूंगा। मैंने डाटा लिया है हेड ऑफिस से, मेरे पास नंबर्स भी हैं, ईमेल एड्रेसेस भी हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो सारा कुछ बता दिया जाएगा। क्लास का टाइम पूरा हो गया है, आई थिंक कि कोई और सवाल नहीं बचा, मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं। आप लोग बस आखिरी नसीहत आपको ये है कि आप इस माइंड के साथ क्लास सुना करें कि आपको सुन के समझ आए, ना कि मैं बाद में कॉल पे पूछूं, मैसेज पे पूछूं। आप समझें कि और कोई रास्ता नहीं है, मैंने आज यहाँ से सीख के उठना है, तो आपको ये समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये सेकंड ऑप्शन रख लें कि अच्छा एक व्हाट्सएप की ऑप्शन भी है, मैं कॉल पे भी पूछ लूंगा, तो फिर आपको वाकई कमी रह जाएगी। तो आप सिर्फ एक सिंपल सा रूल अप्लाई करें सारी क्लासेस में कि आपने यहाँ से लर्न करके उठना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको सब समझ आता रहेगा। फिर भी ना समझ आए, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपको पता ही है, तो आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम आगे पढ़ेंगे। आपने इस वीक में और पिछले वीक में जो कुछ पढ़ा है सबको रिकॉल कीजिएगा, और फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीक में एक नया क्विज भी लूंगा जो रिमेनिंग पोर्शन का रहता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।